नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दिवाली पर रोशनी के साथ ही एक और चीज है जो सबके चेहरे पर खुशी लाती है, और वो है बोनस। बोनस चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर यह आपके लिए अतिरिक्त खुशियां तो लेकर ही आता है। ऐसे में इस बोनस का सही इस्तेमाल आपको फायदा ही फायदा दिला सकता है। तो क्या बोनस की रकम निवेश करना सही है या फिर छोटे कर्ज चुकाना बेहतर है? हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे तरीके जिससे आप बोनस का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल हो चुके हमारे 2 खास एक्सपर्ट्स, प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, और विकास पुरी, हेड है वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। प्रतिभा और विकास दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस टाइम पे इस त्योहार का हर किसी को इंतजार रहता है। खुशियां तो लेकर आता ही है, रोशनी तो भरपूर आती है, पर हाँ, जो एक अतिरिक्त जो पैसों की जो एक सौगात है या बोनस जिसको कहें, वो भी ये समय लेकर आता है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि जब हाथ में वो पैसे आते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रतिभा सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जो बोनस है या इंसेंटिव है, जो एक मुश्त पैसा किसी भी वजह से किसी को अगर त्योहार के आसपास मिले, उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है इस टाइम पर? उसको कैसे देखना चाहिए किसी एक निवेशक को? ये नॉर्मली फेस्टिव टाइम में स्पेशली स्पेंड करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं कि हमारे पास कितना भी क्यों ना हो इनकम आ जाए तो हमें स्पेंड करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक मुश्त पैसा आ रहा है बोनस के तौर पे, तो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगता है और एफर्ट भी लगता है और सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन जरूर लगता है, क्योंकि मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो नेचुरली नहीं आता है। तो ये नॉर्मल जो कैश फ्लो है अपना सैलरी से चल जाता है। फॉर मोस्ट सैलरीड इंडिविजुअल्स मंथली जो कैश फ्लो है वो चल जाता है। तो एक मुश्त अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो कैश फ्लो में गिना नहीं जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अच्छी तरह से प्लानिंग करने से आपका बाकी का समय भी अच्छा जा सकता है। अगर आप आज की तारीख में कुछ मतलब वांटेड नीड्स कुछ है, उस चीज को फुल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत काम आता है। तो इट इज not in part of cash flow and therefore it's extra special. बिल्कुल, जैसा प्रतिभा ने बताया, विकास, ये एक्स्ट्रा स्पेशल एक मुश्त पैसा, हम इसको चाहे जो भी करें, यूजुअली हम तो समझेंगे आपसे कि इस्तेमाल किन चीज़ों में करना चाहिए, लेकिन आम तौर पर जो आपने भी ट्रेंड देखा होगा या स्टडी की होगी, जो हाथ में जब इकट्ठा पैसा आता है त्योहार के टाइम पे, लोग इस पैसों का करते क्या हैं? धन्यवाद स्वाति जी। हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्वाति, ये तो एक फील गुड फैक्टर होता ही है कि जब त्योहार के टाइम पे दिवाली बोनस आता है, जैसा जनरली होता है ना कि प्रिंसिपल से इंटरेस्ट की ज़्यादा खुशी होती है, वैसे ही जो रेगुलर सैलरी कैश फ्लोज जो आ रहे हैं, जैसे प्रतिभा जी ने बोला, वो तो ठीक है, आपका सब बजटेड होता है। बट ये जब आता है, ये थोड़ा सा एक डिलाइट फैक्टर भी देता है। और ऑब्वियसली हालांकि बोनसेस जो होते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आएंगे सबको, जिनको भी आते होंगे, बट बहुत कुछ करने का मन करता है उसमें। आदमी सोचता है कि मैं ये भी प्लान कर लूं, मैं वो भी प्लान कर लूं, बट हाँ, रियलिटी ये है कि आपको जो बोनस आ रहा है, आपको उसी बोनस को देखते हुए आपको एक प्लान करना पड़ेगा ना। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आपके कोई लोन्स हैं, खर्चे हैं, या आप उनको थोड़ा सा प्रीपे कर दीजिए, या क्योंकि जो दिवाली सीजन है, ये फेस्टिविटीज का सीजन है, इसमें जनरली क्या होता था कि लोग नए कपड़े, घर का कोई सामान या कुछ नई चीजें लेनी है, यूटेंसिल्स लेना है, उन सब का प्लान भी करते हैं। तो ये बोनस उन सब चीजों के लिए अच्छा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बोनस होता है, अगर आप अच्छे से प्लान करें तो कुछ सेव करना चाहिए या स्पेंड करना चाहिए, और कुछ आप लोन पे रीपे कर दीजिए। सो बेसिकली दोनों का थोड़ा मिश्रण होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बट हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंडिंग के लिए ज्यादा बेटर है, बिकॉज फेस्टिव सीजन है, आप प्लान करते हैं कि हमें अपना त्योहार मनाना है, उसके लिए आपको कुछ खर्चा चाहिए, तो अपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट को ना निकाल के अगर बोनस से वो चीज पूरी हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिल्कुल, पॉइंट वेरी वेल टेकन, क्योंकि त्योहार के टाइम पे वैसे भी खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। तो विकास का मानना है कि इन पैसों का इस्तेमाल अगर आप उन खर्चों को पूरा करने में करेंगे जो आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हैं, तो जो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है शायद उसको ना छेड़े, क्योंकि एनीवे एक एडिशनल एक बोनस मनी है। बोनस तो कहा ही जाता है, उसका मतलब ही हुआ कि इट्स ओवर एंड अबव। तो एब्सोल्युटली इसका ख्याल रखें। प्रतिभा, क्या आपकी भी यही थिंकिंग है, सोच है कि जो बोनस का पैसा है उसको थोड़ा सा खर्च करे, थोड़ा निवेश करे, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चले? बट ये बैलेंस बनेगा कैसे? यस,
थोड़ा खर्च करें और थोड़ा निवेश करें, बिकॉज आज के लिए भी जीना है और कल का भी सोचना है हमें। लेकिन ये बहुत कस्टमाइज्ड होता है कि अब क्या आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं मानती हूँ कि क्या आपका लायबिलिटीज है। आपने कोई लोन लिया हुआ है जहां पे आप हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। हाई का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता हाई। मान लीजिए आप 10% भी इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं और आपको गारंटी नहीं है कि आपके इन्वेस्ट करने से 10% आपको मिलने वाला है, तो आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पे ऑफ द लोन्स। ये पे ऑफ द लोन से दो चीज होता है। एक तो आपने अभी मतलब क्लियर कर दिया स्लेट एंड यू कैन ऑल्सो टेक एन ओथ कि फेस्टिव की वापस लोन नहीं लेंगे। और सेकेंडली आपका आगे का कैश फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज उसका ईएमआई नहीं भरना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट नहीं सर्विस करना पड़ता है। बिकॉज इट इज द रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले हैं वो गारंटीड नहीं है, लेकिन जो लायबिलिटी में जाने वाले हैं वो पक्का 100% गारंटीड है। और बाय चांस भूला भटका आप क्रेडिट कार्ड में मिनिमम गारंटी मिनिमम जो अमाउंट है वो पे करके बाकी आप रोटेट कर रहे हैं, तो बहुत ही महंगा है आपके लिए लोन। 30 से 50% तक आप पे कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि तभी आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एंजॉयमेंट सब पोस्टपोन कर दीजिए फॉर नेक्स्ट ईयर। और उसको तुरंत का तुरंत आप उसको क्लियर कीजिए और ठान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड को हम अच्छी तरह से यूज करेंगे और रोटेट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपका ये मोटो होना चाहिए कि आप एंजॉयमेंट के साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि कहीं आपके ऊपर कोई कर्जा ऐसा तो नहीं चढ़ गया जो कल को आपको लगे कि काश इसी को चुका दिया जाता। अगर बहुत ज़्यादा उस पर क्रेडिट कार्ड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बोला प्रतिभा ने, अब जैसे आप होम लोन का जो प्री पेमेंट वगैरह करना चाहेंगे उसमें तो आपको एक बेनिफिट भी मिल रहा है टैक्स का। विकास, क्या रहेगी राय इसकी? क्योंकि कई लोग जो चाहते हैं कि बोनस से लोन प्री पेमेंट कर दें, पर क्या ये एडवाइजेबल रहता है या सही है कि छोटे छोटे जो कर्ज हैं जैसे क्रेडिट कार्ड के जो बैलेंस है या बिल है उसको चुका देना ज़्यादा बेटर होता है, या किसी से अगर माने उधारी ही ली है तो बेटर है पहले उस कर्ज के मर से छुटकारा पा लिया जाए उस बोनस के पैसों से, जो बचा हुआ पैसा है उसको फिर अपने बाकी खर्चों पे इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए जैसा प्रतिभा जी ने बोला कि अगर आप अपना एक बजट डायरी बनाते हैं और उसमें आप अपने लाइबिलिटीज भी देखते हैं कि मेरी क्या है, और यदि मैं सभी निवेशकों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर क्रेडिट कार्ड का रोल ओवर हो रहा है वो सबसे पहले आप पे ऑफ कर दीजिए, वही आपकी दिवाली है। बिकॉज जैसा इन्होंने बोला कि आप 10% या 12% मार्केट से क्या आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो अलग बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप 35-36% से 50% का आपको इंटरेस्ट लग रहा है। तो यदि रोल ओवर कर रहे हैं वो जितनी जल्दी चुका सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे स्वाति, अच्छी दिवाली वही है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। यदि पीस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर वो दिवाली भी अच्छी नहीं है। तो पहला जो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट वाले प्रोडक्ट्स हो गए जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, वो होम लोन की जहां तक आप बात करते हैं ये बहुत सब्जेक्टिव है, बिकॉज यदि किसी का होम लोन 10-12-15 साल से ऑलरेडी चल रहा है तो मेजॉरिटी उनका इंटरेस्ट पे हो चुका होगा, तो शायद वो ठीक है, वो उनका एक ऑटो मोड पे हर महीने ईएमआई चल रही है और अभी क्योंकि प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है तो शायद उस व्यक्ति के लिए प्रीपे करना इतना वायबल नहीं है। उनको तो बल्कि अच्छा है कि अब वो एंजॉय कर सकते हैं इस बोनस का। लेकिन यदि किसी ने नया नया होम लोन लिया है और इंटरेस्ट बहुत अधिक जा रहा है तो वो शायद इस चीज को प्लान कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अपना होम लोन का प्रीपे कर देता हूँ और बाकी का मैं स्पेंडिंग के लिए लगा दूंगा। तो कोई भी फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल आ रहा है और आपको जो बोनस आ रहा है, हमेशा हर व्यक्ति को एक बजट डायरी बनानी चाहिए। वो बजट डायरी में आप देख लीजिए मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरे पास सरप्लस कितना है और मैं कितने सीमित अपने जो दायरा है उसमें मैं अच्छे से अपना फेस्टिवल मना सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा सा बोनस आ रहा है, आपने एक हॉलीडे प्लान कर ली और जितना बोनस आ रहा है उसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपने हॉलीडे में स्पेंड कर लिया और बाद में वो 2 दिन 4 दिन का तो मजा है लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वो पूरा स्ट्रेस में निकले और फिर उसके लिए पर्सनल लोन लेना पड़ जाए या कुछ और अधिक लोन लेना पड़ जाए, वैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो हाई इंटरेस्ट वाली जो आपकी लाइबिलिटीज है उसको आप जरूर प्रीपे कर दीजिए। एज फार एज गुड ईएमआई, आप होम लोन को गुड ईएमआई भी बोलते हैं हम कई बार, तो अगर होम लोन की ईएमआई चल रही है लेकिन काफी सालों से होम लोन चल रहे हैं, अब केवल प्रिंसिपल जा रहा है, तो उनके लिए शायद उतना इतना महत्व नहीं रखता है, फिर वो अपने इस बोनस को डेफिनेटली त्योहार के हिसाब से एंजॉय करें। जो ये फेस्टिव खरीदारी होती है, क्योंकि प्रतिभा कई लोग तो ये कहेंगे हमारे पास कुछ अगर एक मुश्त पैसा आया है दिवाली के आसपास तो आप चाहते हैं कि घर की साज सजावट की चीज़ें खरीदें, रेनोवेशन करें या कुछ अपने मन पसंदीदा जो सामान था जो खरीदना चाह रहे थे, कई ऑफर भी होते हैं जिस पर आप वाइट गुड्स खरीद सकते हैं। तो ऐसी कोई खरीदारी प्लान की जा सकती है बोनस से? कितना प्रपोर्शन रखें फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स?
जैसे मैंने बताया आज के लिए जीना है तो स्मॉल प्रोपोर्शन, जो स्मॉल एकदम छोटे छोटे खर्चे हैं सजावट के लिए जो आपको मतलब खरीदना है उसके लिए रखेंगे। लेकिन आप बहुत बड़े अगर मान लीजिए टीवी या फ्रिज या एसी या गाड़ी लेना चाहते हैं, टीवी फ्रिज एसी वगैरह आपको 0% ईएमआई, मतलब 0%, सच में 0% ईएमआई में कई सारे क्रेडिट कार्ड ऑफर्स आते हैं। तो अगर आप वो 0% ईएमआई में ले लें और उसको कैश फ्लो के अंदर एडजस्ट कर पाए तो आपका बोनस बच गया। और बोनस को आप दो चीजों से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो बेसिक आपने लायबिलिटी पे कर दी, दूसरा आपका जो बेसिक एकदम नीड जो है इमरजेंसी नीड के लिए आपने रख लिया और बाकी का एक्सपीरियंसेस के लिए रखा। तो दो चीज हो जाती है, आप अपना एक मुश्त पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इमरजेंसी के लिए भी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना, इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न मिलेगा। और आपने अपने कैश फ्लो से अपना ईएमआई भर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकाल रहे हो, मतलब आपका खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका जो सैलरी आ रहा था उसमें आप जितना भी सेविंग करे थे उसके अलावा ईएमआई भी जा रहा है, तो उतना जो मतलब जितना भी ईएमआई जा रहा है उतना खर्चा कम हो जाएगा। दिस इज अ गुड वे ऑफ सेविंग, आई वुड थिंक। जो भी व्हाइट गुड्स है वो अगर 0% ईएमआई में सच में मिल रहा है, अगर आप चेक करोगे और रियल से 0% ईएमआई है तो उसको ऑप्ट इन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग पैसा भी कमा के देगा आपको। पर ये भी एक ड्यूरिंग दिस टाइम क्रेडिट कार्ड्स की क्योंकि बात हुई, क्रेडिट कार्ड्स पे कई तरह के ऑफर होते हैं। कई लोग चाहते हैं कि उन ऑफर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। विकास, अगर जो एकमुश्त पैसा आया उसको ना छेड़कर क्रेडिट कार्ड से ही अगर खरीद लें, जिनका एक गुड बाइंग बिहेवियर होता है, जो अपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो अगर क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करें और जो वो पैसा है, जो बोनस का पैसा है, उसको कहीं या तो इन्वेस्ट कर दें या तो किसी और काम में लगाएं, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है स्वाति। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ट्रिकी प्रोडक्ट है। जिसको राइट यूज करना आता हो तो क्रेडिट कार्ड आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे सकता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग में यदि आप रोल ओवर नहीं कर रहे हो, जितना स्पेंड कर रहे हो उतना पे कर देते हो, या जैसे जीरो ईएमआई वाले ऑप्शंस हैं आप उसको ऑनर कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स होते हैं, उनमें से एयर टिकट्स निकल जाती हैं, उनमें से आप कोई वाइट गुड्स भी खरीद सकते हैं अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके। तो यदि अगर आप प्रॉपर स्टडी करके देखें, क्रेडिट कार्ड का सही यूज हो तो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि क्रेडिट कार्ड का मिस यूज हो जाए, आपका रोल ओवर हो रहा है। रोल ओवर का मतलब ये हो गया कि आपने 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग की और जब आपका बिल आया 30 दिन के बाद में, आपने उसमें 5% या 10% ही पे किया, बाकी का रोल ओवर कर दिया, तो उसके ऊपर वेरी हाई इंटरेस्ट लग जाता है। ऐसे केस में तो आप बिल्कुल भी यूज मत करिए। यदि आपके पास कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है और इंपल्सिव बाइंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के अच्छे यूज से जो 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का ऑप्शन मिलता है, जितने भी वाइट गुड्स हैं, तो उसमें आप 0% जो ईएमआई वाला ऑप्शन होता है वो लेके करिए, अपने कैश फ्लो में एडजस्ट कर दीजिए जैसा प्रतिभा जी ने बोला। और बोनस को फिर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्वाति, अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो हु नोज कि यही इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है 10 से 15 साल में वो 4 से 5 गुना हो जाती है। तो ये तो एप्रिशिएटिंग एसेट है अगर आपका बोनस सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए। बिल्कुल, तो सही जगह पे बोनस को इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो वो सही जगह क्या हो सकती है? अब तक तो हमने खर्चों की बात की, लोन चुकता करने की बात की, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी जगहें हो सकती है, किसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर भी खास चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। बोनस का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश और विकास पुरी हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या रहना चाहिए बोनस को सही जगह लगाने का तरीका। प्रतिभा, जब इन्वेस्टमेंट की अब बारी आती है तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि बोनस का पैसा सबसे पहले जाना चाहिए? सबसे पहले तो एक फाउंडेशन बनना जरूरी है, इमरजेंसी फंड। अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं है, मतलब 6 महीने के खर्चे आपके पास नहीं है जो साइड में रखा हुआ है, तो उसमें आपको डेफिनेटली उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। और कहाँ पे रखे ये इमरजेंसी फंड, 6 महीना होना चाहिए कि 9 महीना, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आपकी फैमिली में बुजुर्ग है, कोई सिक पर्सन है, तो शायद 9 मंथ्स रखना चाहिए, नॉर्मली 6 मंथ्स भी ठीक है। और ये कहाँ पे रखना चाहिए, इसको रखना चाहिए इजीली एक्सेसिबल जगह पे, जैसे
आधा पैसा आप एफडी में रखें, क्योंकि एफडी का पैसा तो आपको सैटरडे हो कि संडे हो बटन क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं है तो स्वीप इन एफडी ना रख के नॉर्मल एफडी में रखिए, क्योंकि अगर स्वीप इन एफडी में रखोगे तो वो स्वीप आउट होते रहेगा। सेकंड, आप डेट फंड में रख सकते हैं। डेट फंड का पैसा भी आपको पता है वर्किंग डे में नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप रख सकते हैं फॉर इमरजेंसी फंड्स। अगर आप डेट फंड इट्स ऑल्सो इन अ गुड स्पेस। अगर यूज नहीं हुआ, मान लीजिए इमरजेंसी नहीं हुआ, बहुत सारे लोग का इमरजेंसी फंड होता है और यूज नहीं होता है, तो आपको अच्छा सेफ रिटर्न्स भी मिल जाएगा इस दरमियान जब आप इमरजेंसी फंड यूज नहीं कर रहे। ओके, तो क्या इस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है विकास, उसको टॉप अप करना इस पैसों से सही रहेगा कि जो ऑलरेडी मौजूदा निवेश है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए? क्योंकि हम तो कहते ही हैं कि एनुअली 10% तक आपको स्टेप अप करना चाहिए अपने एसआईपी को। तो ये जो टाइम है वो सही आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, ये अब मान लीजिए पैसा, बोनस का पैसा आ गया और जो पोर्शन इन्वेस्ट करने वाला है वो एज अ टॉप अप इन योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एसआईपीज जो है उस पे तो जा ही सकता है डेफिनेटली। अगर किन्हीं के यहाँ पे बिटिया रानी है तो उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि जो एक अच्छा ऑप्शन है उसमें जा सकता है। या मान लीजिए कोई अगर डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करते हैं तो एक क्वांटिटी गोल रख लेना चाहिए कि मैं दिवाली में, हर दिवाली में मैं ये जो इंडिया की टॉप की कोई 3-4 कंपनीज आप ले लीजिए, मैं हर साल इसमें इन्वेस्ट करूंगा। 20-25 साल में वो पैसा कितना बन जाएगा ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन अप्रोच जो होती है उससे ये छोटे छोटे अमाउंट आज की डेट में हम बोल सकते हैं स्वाति के, हाँ ठीक है बोनस छोटा सा था इसमें हम कितना ही कुछ कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा छोटा डिसिप्लिन से, मान लीजिए 10 साल 15 साल उन्होंने वो छोटा छोटा अमाउंट डाला। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक सज्जन थे, वो अपनी बेटिया रानी के जो गुल्लक में पैसे आते थे वो हर महीने जितने जमा होते थे वो आगे इन्वेस्ट करते थे। और ये करते 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 स्वाति जब उस बिटिया की शादी हुई थी उस सज्जन ने एक भी रुपया किसी और जगह से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। वो गुल्लक के पैसे से और इन्वेस्ट किए हुए से जो पैसा था उसी से ही पूरा उन्होंने उनकी शादी अरेंज कर दी थी। ये बहुत खबर छपी थी और हिट भी हुई थी। तो ये डिसिप्लिन जो होता है वो इस जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा आएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, तभी मैं प्लानिंग करूंगा। ये छोटी 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 जो चीजें होती हैं ये आप करते जाएं, ये कब इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट हो जाए इसका कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और बच्चों के लिए तो अब एनपीएस वात्सल्य जैसी स्कीम भी खुल गई है। आप बच्चों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। आपने क्योंकि बच्चों के लिए बोनस के थ्रू दिवाली के उपहार की बात की, कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बच्चों के लिए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं इन पैसों से? जी स्वाति, कोई सा भी म्यूचुअल फंड है वो भी बच्चों के नाम पे किया जा सकता है, बट कुछ फंड हाउसेज ने बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कीम्स निकाली हुई है, जैसे एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है, या आईसीआईसीआई प्रू का चाइल्ड गिफ्ट फंड है, एलआईसी का भी चाइल्ड गिफ्ट फंड है, एचडीएफसी का चाइल्ड गिफ्ट फंड है। तो ये 4-5 फंड हाउसेज ने एक स्पेशल फंड्स जो है लॉन्च किए हुए हैं बच्चों के लिए। और इसमें एक स्वाति एक बात और बोलूंगा कि साइकोलॉजिकली हमने देखा है जब लोग अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं वो कभी भी रिडीम नहीं करते। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, जब सब कुछ बेचने की जरूरत पड़ जाए, तो लास्ट में अगर कोई लिक्विडेट होगा तो वो बच्चों के नाम पे किया हुआ पैसा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है कि बच्चों के जो लिए फंड्स है बस उसी में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट तो आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई से भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। बट एक बात पक्का है जो डेटा बताता है कि बच्चों के नाम पे जब इन्वेस्टमेंट शुरू की जाती है जनरली वो सबसे लास्ट में निकलेगी या निकलेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ज्यादा ग्रो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट इस टाइम पर होता है, जब भी हाथ में पैसे आते हैं तो मन करता है कि कुछ गोल्ड खरीद लिया जाए। प्रतिभा, आप जरा बताइए, जो लोग चाहते हैं कि इस टाइम पे गोल्ड खरीदें, क्योंकि देखिए ये टाइम ना सिर्फ दिवाली का है बल्कि शादियों का भी सीजन है और उसके लिए भी गोल्ड इकट्ठा करना है। तो ये तो हमारे इनबिल्ट एक सिस्टम में बना ही हुआ है। पर गोल्ड खरीदने का सही तरीका इस टाइम पर इन पैसों से क्या रह सकता है, आप एडवाइस करेंगी? एब्सोल्युटली, ये गोल्ड जब खरीद रहे हैं तो एक क्लैरिटी होना चाहिए हमारे माइंड में, क्या हम उसको यूज करने के लिए ज्वेलरी के तौर पे खरीद रहे हैं। जैसे किसी के घर में शादी है, बेटी को देना है, ज्वेलरी के तौर पे खरीद रहे हैं, तो वो क्लियर रहे कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये कस्टम फॉलो कर रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं।
हमारा जो इनबिल्ट सिस्टम है कि हम कभी गोल्ड बेचने की सोचते ही नहीं है। इंडियंस वी आर बिल्ट लाइक दैट कि ये नौबत आ गई कि हमें गोल्ड बेचना पड़ रहा है, तो फिजिकल अगर गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो हम वो कभी भी नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, ये भी अच्छा एक तरीका है आपके पूरा पोर्टफोलियो को एक बैलेंस करने का, कि गोल्ड विल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम विल गिव गुड रिटर्न, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर काइंड ऑफ टाइम्स, और अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप छोटी मात्रा में खरीदे। 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी गोल्ड, एंड देन यू डोंट बाय गोल्ड एज फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी, प्लीज बाय इट एज ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। जब गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमारे माइंड में वो क्लैरिटी पूरा रहता है, और हमें कभी वो गिल्ट फीलिंग नहीं होती हमारी ये नौबत आ गई कि हम गोल्ड बेच रहे हैं, क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड है हमारे लिए। तो इट्स बेस्ट दैट यू गो विथ गोल्ड फंड्स एंड ETFs तो आप जानते ही हैं। गोल्ड फंड्स अगर आप चूज करना चाहें तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड है, SBI गोल्ड फंड है, और ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड है। नहीं, ICICI प्रूडेंशियल इज गोल्ड सेविंग्स फंड। ओके, तो ये कुछ विकल्प है सोने में निवेश के, जहां पर आप चाहें तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बेहतर तरीका है क्योंकि यहाँ पर आपको गोल्ड में पैसे लगाकर उससे वापस भी रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। अब एक समझना ज़रूरी है कि बोनस को कहाँ नहीं आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमने तो जान लिया विकास कि हमें करना क्या है, पर बोनस से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कहेंगे कि नहीं करनी है, जिससे कि वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है? बोनस आपके लिए सरदर्द नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहला यही हो गया कि बोनस जितना आ रहा है आप उसी दायरे में ही अपनी सेलिब्रेशन करें, उसी दायरे में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग मत करिए बोनस की। लाइक आपने, जैसा मैंने पहले बोला कि ट्रैवल प्लान कर दिया, तो आपका बोनस मान लीजिए 50,000 का आया और आपने 1.5-2 लाख रुपया स्पेंड कर लिया, वो आपके लिए सही नहीं है। या 50,000 के बोनस के सामने में 1.5-2 लाख रुपए के वाइट गुड्स खरीद लिए, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो सही नहीं है। तो नहीं करना जो है वो यही है कि इम्पल्सिव जो बाइंग होती है वो ना करिए। पीयर प्रेशर में बताइए कि मेरे पड़ोसी ने इतना कुछ ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो मैं भी खरीद लूं। आपको अपने दायरे में रहना सीखना बहुत जरूरी है, और ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बोनस आपको ट्रिगर दे के आपसे ओवर स्पेंडिंग ना करवा दे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो फिजूल खर्ची नहीं करनी है, गलत जगह पर पैसे नहीं उड़ाने हैं, फेस्टिव ऑफर्स की लालच में ना आए, कर्ज लेकर खरीदारी नहीं करनी है, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं खरीदे तो बेहतर है आपके लिए। आप इसका सही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल के 10 तरीके भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करें आप इस दिवाली बोनस का। धन्यवाद करेंगे विकास और प्रतिभा, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।